हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मेवाड़ के इतिहास को पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। मेवाड़ के इतिहास को पढ़ने से पहले हम मेवाड़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र जिसको मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। तो प्रेजेंट टाइम में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्रफल है, उस एरिया को पहले मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। और जिस एरिया को मेवाड़ बोलते थे उसी के कुछ प्राचीन नाम थे, जैसे मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। सो सिवी जनपद को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सिवी जनपद कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो सिवी जनपद मेवाड़ राज्य से संबंधित था। तो ये हमने मेवाड़ के प्राचीन नाम और मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार दोनों को डिस्कस कर लिया। अब हमें पता है कि मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। गुहिल वंश की कैसे उत्पत्ति हुई, गुहिल वंश का कैसे शासन जो है वो स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अलग अलग इतिहासकार ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे अबुल फजल जो है वो ये बात बोलते हैं कि ईरान के एक राजा हुए थे नौशेरवा खां, उसके वंशज मानते हैं गुहिल वंश के लोगों को। कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं कि गुजरात में एक वल्लभी राज्य हुआ करता था और वल्लभी के राजा थे शिलादित्य। शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। पुष्पावती प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है और वो माँ अंबा की यात्रा पर आ जाती है। पीछे से वल्लभी के ऊपर जो शत्रु हैं वो अटैक करते हैं और वल्लभी को तहस नहस कर देते हैं। शिलादित्य जो है वो अपनी सेना के साथ में मारा जाता है और जो रानियां होती हैं वो वहां पर सती हो जाती हैं। पुष्पावती को जब ये पता चलती है तो वो भी सती होना चाहती है, लेकिन वो गर्भवती होती है, इसलिए उसको रोक दिया जाता है। बाद में जो वो बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को ब्राह्मणों को सौंप करके वो फिर बाद में सती हो जाती है। अब ये जो ब्राह्मण जिनको ये बच्चा सौंपा जाता है, उनको ये लगता है कि जब राज्य को ही नष्ट कर दिया गया तो हो सकता है कि इस बच्चे को भी नष्ट कर दिया जाए। तो वो उस बच्चे को एक गुफा में रख करके पालते और उसको बड़ा करते हैं। इसीलिए वो जो बच्चा है वो ही बड़ा होकर के गुहादित्य नाम से प्रसिद्ध होता है और वो ही गुहिल वंश की नींव रखता है, जिसको आगे जाकर के गुहिल नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से गुहिल वंश की शुरुआत होती है। मूणोत नैन्सी और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मणों के वंशज ही मानते हैं कि ब्राह्मण जाति से ही इनकी उत्पत्ति हुई है गुहिल वंश की। तो ये अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हुए हैं। गुहिल वंश की शुरुआत जो है वो 566 एडी में हुई थी। अब ये बात हमें कैसे पता चली, तो एक सामूली अभिलेख मिलता है उदयपुर में, और ये जो सामूली अभिलेख है वो 646 एडी का है। गुहिल वंश के 5वें नंबर के राजा थे शिलादित्य, उनका अभिलेख है ये, और उसमें ये बताया गया है कि गुहिल वंश का जो 5वां राजा था वो था 646 एडी में। ठीक है। अब इससे पहले मतलब 4 राजा हुए, और ये अमूमन माना जाता है कि एक राजा जो है वो लगभग 20 साल तक क्या करता है, शासन करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो गुहिल वंश की शुरुआत है वो 566 एडी में हुई है। अब ये जो सामोली अभिलेख मिला शिलादित्य राजा का, उसमें कुछ और बातें भी बताई गई हैं कि मेवाड़ में महाजन कम्युनिटी के लोग रहते थे, और ये जो महाजन कम्युनिटी के जो लोग थे, महाजन समुदाय के जो लोग थे, उनका जो हेड हुआ करता था, इनका जो चीफ हुआ करता था, उसको बोलते थे महत्तर। और उस समय महत्तर था जैतक। जैतक ने क्या किया था कि जैतक ने जावर माता का, अरण्यवासिनी माता का यहाँ पर मंदिर बनवाया था। और जब जैतक को लगा कि मैंने अपने जीवन के सारे जो पुण्य कर्म है वो कर लिए, तो वो देवबुक नामक एक स्थान पर जाकर के अग्नि में समा जाते हैं। ओके, तो ये सामोली अभिलेख में कुछ और इंपॉर्टेंट बात मिलते हैं। सामोली अभिलेख को लेकर के आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि गुहिल वंश की जो समय सारणी है वो किस अभिलेख से पता चलती है, तो सामोली अभिलेख से पता चलती है। अब जो गुहिल वंश है उनकी 24 शाखाओं का वर्णन किया जाता है। तो मूणोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ये बोलते हैं कि गुहिल वंश की 24 शाखाएं पाई जाती हैं, जो अलग अलग एरिया में बसी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पहला शक्तिशाली और एक बड़ा राजा गुहिल वंश में वो बप्पा रावल होता है। बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो कालभोज था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कालभोज, जिस राजा का नाम कालभोज था, उसकी उपाधि क्या थी, बप्पा रावल, या फिर बप्पा रावल किसकी उपाधि थी, तो कालभोज की थी। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कवि राजा श्यामल दास एक राइटर हुए हैं जिन्होंने वीर विनोद नाम से एक किताब लिखी है, वो बोलते हैं कि बप्पा रावल एक उपाधि है, बप्पा रावल नाम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट दे देंगे, ये कथन दे देंगे कि भाई ये कथन किसने बोला था कि बप्पा रावल एक उपाधि है, बप्पा रावल नाम नहीं है, तो ये बोला था कवि राजा श्यामल दास ने। ओके, अब बप्पा रावल क्या करते थे ये आपको ध्यान में रखना है।
देखो, एक हरित ऋषि हुआ करते थे मेवाड़ वाले क्षेत्र में, और उस हरित ऋषि की गाय चराने का काम करते थे बप्पा रावल। जब हरित ऋषि का अंतिम समय आता है तो वो बप्पा रावल को आशीर्वाद देते हैं कि आप इस क्षेत्र के क्या बनोगे, एक दिन राजा बनोगे। और उन्हीं के आशीर्वाद से जो बप्पा रावल है वो 734 एडी में मानमोरी को हरा करके चित्तौड़ को जीत लेता है। लेकिन जो बप्पा रावल है वो अपनी राजधानी नागदा को बनाता है, और नागदा में एक लिंग जी का मंदिर भी बनाता है, क्योंकि ये शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। जो हरित ऋषि हैं वो भी शिव जी की पूजा किया करते थे। और फिर बप्पा रावल ये डिक्लेयर करते हैं कि मेवाड़ के जो राजा हैं वो तो एक लिंग जी हैं, हम तो एक लिंग जी के दीवान हैं। और कैलाशपुरी नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवा देते हैं। तो क्वेश्चन अगर आए कि एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने कहाँ बनवाया था, तो अगर क्वेश्चन में कैलाशपुरी हो नागदा हो तो दोनों ही सही आंसर है। कैलाशपुरी है तो भी सही आंसर है, नागदा है तो भी सही आंसर है। ये जो एकलिंग जी का जो मंदिर था वो लकुली संप्रदाय को फॉलो करता था, क्योंकि ये जो हरित ऋषि है वो लकुली संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये इंपॉर्टेंट हर जो फैक्ट है, हर जो तथ्य जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बप्पा रावल है उन्होंने सोने का सिक्का चलाया था, और सोने का सिक्का था 115 ग्रेन का, क्योंकि 1869 में श्री गोहिल के आगरा में सिक्के मिलते हैं 2000 सिल्वर कॉइन्स। तो बप्पा रावल को शायद लगा होगा कि मेरे जो पूर्वज हैं उन्होंने चांदी के सिक्के तो उन्होंने चला दिए, और जो 5वें नंबर का राजा हुआ था शिलादित्य, उनका तांबे का सिक्का मिला था। तो बोली चलाओ तो सोने का सिक्का चलाओ, नहीं तो क्या ही चलाना। तो बप्पा रावल ने भाई सोने का सिक्का चलाया था। अब दूसरी सबसे बड़ी बात 734 एडी की बात है। इस समय जो मुस्लिम शासक थे अरब वाले एरिया में, जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर अटैक करना, आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो उस समय लगभग 700 के लगभग सिंध के ऊपर पहला कब्जा किया था मुस्लिम शासकों ने, लेकिन जो दिल्ली हमारी मेन केंद्र बिंदु था उसको अपने अंडर लाने के लिए लगभग उनको बहुत लंबा समय लगा। और 1192 में तराइन के सेकंड जो युद्ध हुआ, जब उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है मोहम्मद गोरी के सामने, तब जाकर के हमारे इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर जो मुस्लिम साम्राज्य है उसकी स्थापना होती है। तो 700 से 1192 मतलब एक बहुत लंबा टाइम लगा, और इस लंबे टाइम में इन मुस्लिम जो भी आक्रांता थे, मुस्लिम जो भी अटैकर्स थे, उनको रोकने में जो एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था वो हमारे राजपूत शासकों ने निभाया था। इसके कुछ उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे बप्पा रावल जब राजा था उस समय अफगानिस्तान में एक गजनी जगह है और वहाँ का राजा था सलीम, वो अटैक कर देता है यहाँ पर। तो जो बप्पा रावल की जो सेना है वो इसके पीछे इतना पीछे तक भागती है कि दोबारा इसको अफगानिस्तान तक लेकर के जाती है, और वहां पर इसको राजा हटा करके गजनी में अपने भांजे को राजा बना करके आ जाता है बप्पा रावल। अब उसी समय जब ये यहाँ से पीछा कर रहे थे, कहाँ पर, अफगानिस्तान के लिए, तो यहाँ पर पाकिस्तान में एक जगह पर इनकी सेना जो है वो रुकती है, और उस जगह को बोलने लग जाते हैं। बोली ये कौन सी जगह है? बोली ये रावलदा पिंड है, रावलदा पिंड। और ये जो रावलदा पिंड है वो ये आगे जाकर के रावलपिंडी नाम पड़ गया। तो इससे ये लगता है कि जो बप्पा रावल है वो अफगानिस्तान तक अपनी सेना को लेकर के गया था। अब इसी कारण से भाई इन्होंने, जब मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो राजपूतों ने अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाया और इन लोगों को अपने यहाँ पर क्या नहीं दी, एंट्री नहीं दी। इसी तरीके से फ्रांस में भी एक कमांडर हुआ था वहाँ की आर्मी का, जिसका नाम था चार्ल्स मार्टल, और उन्होंने भी भगा दिया था इसी तरीके से ये जो मुस्लिम आक्रांता थे उनको। इसीलिए हमारे एक इतिहासकार हुए हैं CV वैद्य, उन्होंने बप्पा रावल की तुलना कर दी है चार्ल्स मार्टल के साथ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस इतिहासकार ने तुलना की थी और किसके साथ में तुलना की है बप्पा रावल की। बप्पा रावल की कुछ उपाधियां देख लेते हैं। हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवई, नाम ध्यान में रखने हैं। डायरेक्ट तीनों ये जो उपाधियां हैं वो देख करके स्टेटमेंट पूछ लेंगे कि कौन से राजा की उपाधियां हैं, या फिर पूछ लेंगे कि बप्पा रावल की कौन सी उपाधि है, और नीचे 4 उपाधियों के नाम दे देंगे। तो ये जो उपाधि हैं, जो टाइटल्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट राजा होता है अल्लट, जिसका दूसरा नाम होता है आलू रावल भी। जो अल्लट है वो अपनी नई राजधानी बनाते हैं आहड़ के रूप में। इसका एक कारण आप ये मान सकते हो कि पहले जो राज्य था मेवाड़ का वो छोटा होगा, बाद में जो राज्य है वो बढ़ता गया होगा। तो जब दूर दूर तक राज्य फैल गया तो मान लो इस पॉइंट तक जो शासन है वो राजा का वो डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा होगा, इसलिए एक सब सेंटर के रूप में एक नई कैपिटल बना दी होगी। और अल्लट ने एक नई राजधानी बना दी थी आहड़ के रूप में। उन्होंने आहड़ में वरा के मंदिर का निर्माण करवाया था।
वराह मंदिर मतलब विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात देखो, ये हमने शुरू में देखी कि एकलिंग जी को वो अपना भगवान मानते थे। एकलिंग जी को मतलब खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। लेकिन वो वराह के मंदिर, विष्णु भगवान का भी मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, मतलब सभी धर्म को, सभी जो देवता हैं उनको वो समान मानते थे। ये बात इससे साबित होती है। और दूसरा जो अल्लट है, उन्होंने नौकरशाही की भी स्थापना की थी। इसको लेकर के क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई नौकरशाही की स्थापना मेवाड़ में किसने की थी? सबसे पहले तो अल्लट ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और पूछ लेंगे कि आहड़ को नई राजधानी किसने बनाया था? तो अल्लट ने बनाया था। अब ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? एक सारनेश्वर प्रशस्ति है, वहां से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी मिलती है अल्लट के बारे में कि उनकी जो रानी थी उनका नाम था हरिया देवी, और हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव बसाया था। और ये जो हरिया देवी थी वो हूण राजकुमारी थी। अल्लट की जो मदर थी, माता थी, उनका नाम था महालक्ष्मी, और वो राष्ट्रकूट जो वंश है उससे संबंध रखती थी। और ये जानकारी हमें मिलती है आठपुर अभिलेख से। तो ये अल्लट के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। अब हम चलते हैं नए राजा की तरफ, जो है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का शासनकाल है 1213 से 1250 ईस्वी तक। अब हमें ये शासनकाल की जो डेट है वो कैसे पता चली? इस समय तक हमने देखा कि जो मुस्लिम शासक हैं वो हमारे भारत में आकर के बसने लग गई थी। और मुस्लिम शासकों की एक स्पेशल खासियत हुआ करती थी कि वो अपने दरबार में कुछ लोग ऐसे रखते थे जो उनकी हिस्ट्री लिखा करते थे। उन्हीं बुक्स के आधार पर वो लिखी गई जो इतिहास है, उसी के बेसिस पर हमारे जो राजा थे उनके समकालीन, उनकी तारीख, उनकी जो डेट है, उनका पता लगाया गया है। जैत्र सिंह के समय में एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम होता है भूताला का युद्ध। 1227 एडी में, 1227 ईस्वी में इस युद्ध को लड़ा जाता है। और भूताला जो जगह है वो उदयपुर में पड़ती है। ये जो युद्ध है वो जैत्र सिंह, मेवाड़ का राजा था जैत्र सिंह, और वर्सेस था इल्तुतमिश जो दिल्ली में गुलाम वंश का शासक था। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में जैत्र सिंह की जीत हो जाती है। लेकिन जब इल्तुतमिश की सेना वापस जारी होती है तो उस समय जैत्र सिंह की राजधानी होती है नागदा। तो नागदा को नष्ट करते हुए चली जाती है इल्तुतमिश की जाती हुई सेना। तो जैत्र सिंह को लगता है कि अगर समतल में इसी तरीके से हम अपनी राजधानी बना करके रखें तो कोई भी आएगा और राजधानी को नष्ट करके चला जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि राजधानी ऐसी जगह होनी चाहिए जो सेफ हो, सुरक्षित हो, जहां पर किसी भी शत्रु का पहुंचना बहुत ही आसान ना हो। इसलिए उन्होंने नई राजधानी बनाई चित्तौड़। चित्तौड़ में जो परमार वंश का शासन था उसको उन्होंने वहां पर उन राजाओं को तो हटाया और चित्तौड़ को जीत लिया। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि देखो, चित्तौड़ को सबसे पहले अपने अंडर किया था बप्पा रावल ने, लेकिन चित्तौड़ को राजधानी के रूप में एस्टेब्लिश किया था जैत्र सिंह ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो भूताला का युद्ध हुआ था इसका वर्णन किया गया है एक बुक में, और उस बुक का नाम है हमीर मदमर्दन, और ये लिखी थी जयसिंह सूरी ने। तो कोई भी पुस्तकों को लेकर के, कोई भी बुक्स को लेकर के नाम आए, उसके जो भी लेखक हैं उन सभी के नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि हमीर मदमर्दन में कौन से युद्ध का वर्णन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमीर जो है, यहाँ पर ये जो वर्ड है वो इल्तुतमिश के लिए यूज किया गया है कि इल्तुतमिश का मद मतलब घमंड, मर्दन मतलब मार दिया गया, कि इल्तुतमिश का जो घमंड था उसको खत्म कर दिया गया और जैत्र सिंह की इसमें जीत हो गई। जैत्र सिंह के बाद में जो महत्वपूर्ण राजा होता है वो होता है तेज सिंह। तेज सिंह का शासनकाल होता है 1250 से 1273 ईस्वी के बीच में। तेज सिंह की रानी होती है जैतल देवी, और जैतल देवी चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाती है। तेज सिंह के शासनकाल में ही 1260 ईस्वी में कमल चंद्र के द्वारा आहड़ में राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ मतलब बनवाया जाता है, पहला चित्रित ग्रंथ। उस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम पूछ लेंगे, आपको पता होना चाहिए किसने, कौन इसका बनाने वाला था, तो कमल चंद्र था। कहाँ पर बनाया गया? आहड़ में। और उस समय राजा कौन था? तेज सिंह था, मेवाड़ में। इसके बाद में हम राजा देखते हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का शासनकाल होता है 1302 से 1303 ईस्वी के बीच में। रावल रतन सिंह का जब शासनकाल होता है उस समय दिल्ली का शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी, और वो यहाँ पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के कई कारण होते हैं, जैसे कि पहला कारण था अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि उसका जो राज्य है वो और बड़ा हो सके, मतलब उसकी साम्राज्यवादी नीति थी। दूसरा कारण था कि चित्तौड़ की सामरिक और आर्थिक कारण।
सामरिक कारण देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली में शासक था उस समय मंगोल बहुत ज़्यादा यहाँ पर आक्रमण करते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी भी चाहता था, जिस तरीके से जैत्र सिंह ने चाहा कि नागदा समतल में हमारी राजधानी है, कोई भी आकर के उसको नष्ट कर देगा, और जैत्र सिंह ने इसी तरीके से चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। तो अलाउद्दीन भी खिलजी भी चाहता था कि भाई देखो, राजधानी जो हो वो इतनी सेफ हो कि जो एनिमी है, जो शत्रु है, वो आसानी से वहां तक ना पहुंच सके। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि चित्तौड़ से बेहतरीन राजधानी कोई नहीं हो सकती, और इसीलिए वो चित्तौड़ को अपनी राजधानी अपने अंडर करना चाहते थे। आर्थिक कारण भी थे चित्तौड़ को अपने अंडर करने के, कि देखो दिल्ली से कोई भी शासक को अगर दक्षिण की तरफ जाना है, गुजरात में जाना है या फिर जाना है मालवा में या फिर साउथ में जाना है, तो उसको गुजरना कहाँ से पड़ता था? चित्तौड़ से गुजरना पड़ता था। और जब चित्तौड़ से गुजरना पड़ता था उस राजा को, तो कुछ यहाँ पर टैक्स भी देने पड़ते थे। अब दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, वो माने खुद को सिकंदर सेकंड, और यहाँ पर उसको टैक्स देना पड़े, तो ये चीज़ें उसको अखरती थी। इसलिए वो चाहता था कि चित्तौड़ ही मेरे अंडर आएगा तो गुजरात भी मेरे अंडर होगा और मालवा भी मेरे अंडर होगा। मालवा में बहुत सारा प्रोडक्शन होता था ग्रेन्स का, और यहाँ पर थे पोर्ट, मतलब बंदरगाह, जिनके थ्रू अलाउद्दीन चाहता था कि मेरे जो रिलेशन है, व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो भी बने रहे। यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू जो है वो भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी मैं वसूल करता रहूं, और मेरी जो दिल्ली में जो सल्तनत है वो भी बनी रही। ये कारण था। और एक कारण था कि चित्तौड़ का जो प्रभाव था वो बढ़ता जा रहा था, और अलाउद्दीन खिलजी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और एक इम्पोर्टेंट कारण था रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी। ये भी कारण माना जाता है। अब रानी पद्मिनी का नाम आया है, तो रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप, जिसको प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका, जो हमारा पड़ोसी देश है जिसके नाम से जाना जाता है, तो जो श्रीलंका था उसको पहले सिंगल द्वीप के नाम से जाना जाता था। यहाँ की राजकुमारी थी रानी पद्मिनी। उनके फादर का नाम था गंधर्व सेन और माँ थी चंपावती। अब रावल रतन सिंह के दरबार में इतनी सुंदर रानी है, ये जानकारी देता है राघव चेतन, जो पहले रावल रतन सिंह के दरबार में होता है, लेकिन बाद में रावल रतन सिंह राघव चेतन को निकाल देता है। राघव चेतन जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को बता देता है कि इतनी सुंदर रानी है, और ये सारे कारण मिल करके होते हैं, और उसके कारण से अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है मेवाड़ के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर। अब परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि यहाँ पर पहला साका हो जाता है, चित्तौड़ का पहला साका हो जाता है। तारीख याद रखनी है, 25 अगस्त 1303 को। अब देखो, ऐसी परिस्थितियों में जब युद्ध होता है उसको बोलते हैं साका, कि जब कोई भी काम वो नहीं है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके में जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं साका। साका में 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है जोहर और दूसरा चरण होता है केसरिया। दोनों को मिलकर के बोला जाता है साका, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रानी पद्मिनी और अन्य जो 1600 रानियां थी उन्होंने मिलकर के जोहर किया, और रावल रतन सिंह और उनके साथ में थे गोरा और बादल, ये रानी पद्मिनी के भाई और भतीजे थे। इन सब ने मिलकर के, और अन्य जो उनकी जो आर्मी थी उन सब ने मिलकर के केसरिया किया। केसरिया वस्त्र धारण करते हैं, एक ही टारगेट लेकर के चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शत्रु की आर्मी है उसको खत्म करना है और खुद को शहीद कर देना है। अलाउद्दीन खिलजी को जब ये पता चला कि पद्मिनी ने तो जोहर कर लिया, तो वो 30,000 जो अन्य लोग थे, जैसे किसान थे, जो नॉर्मल यहाँ के राज्य में रहते थे चित्तौड़ में, उन सभी को निकलवा करके मार दिया गया। मतलब एक बहुत बड़ा नरसंहार यहाँ पर हुआ। और उसके बाद में चित्तौड़ को उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया, और इस जगह का नाम, चित्तौड़ का नाम कर दिया खिजराबाद। अब ये कहाँ से बात पता चलती है कि नाम खिजराबाद कर दिया? तो 2वीं पीर दरगाह अभिलेख है 1325 AD का, उसमें ये बात बताई गई है। अब खिज्र खां यहाँ पर लगभग 1312 AD तक रहा। खिज्र खां ने गंभीरी नदी के ऊपर पुल बना दिया। गंभीरी नदी के किनारे पर ही जो चित्तौड़ का किला स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, उन्होंने एक मकबरा बनवाया, और मकबरे में फारसी शिलालेख में कुछ लिखवाया। उन्होंने बोला कि मैं खिज्र खां, बोले आप मेरे को तो क्या ही जानते होगे, पर आप मेरे पापा को जानते होगे। मेरे फादर अलाउद्दीन खिलजी, जिनको आप सिकंदर सेकंड बोल सकते हो, वो भगवान की छाया है, इस संसार के संरक्षक हैं। तो ये सारी बातें वहां पर पता चलती हैं। अब 1312 AD तक तो खिज्र खां यहाँ पर रहता है। उसके बाद में चित्तौड़ का जो शासन है वो मालदेव सोनगरा को सौंप दिया जाता है, जिसको मूछाड़ा मालदेव के नाम से भी जानते हैं। ये मालदेव सोनगरा कौन है? 1303 में जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, उसी तरीके से 1311 में जालोर के ऊपर आक्रमण किया था। वहाँ के राजा थे कानड़दे, सोनगरा
और उसके बेटे थे वीरमदेव सोनगरा। ये दोनों तो शहीद हो जाते हैं। जो मालदेव सोनगरा है वो बार बार अटैक करते रहते हैं, किसके ऊपर? अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, कि भैया आपने हमारा जालोर छीन लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि आपको जालोर तो दिया नहीं जा सकता, चलो आप चित्तौड़ संभाल लो। ठीक है, तो इस तरीके से मालदेव सोनगरा यहाँ पर राज्य संभालने लग जाते हैं। लेकिन 1320 में जो खिलजी वंश है वो तो समाप्त हो जाता है और जो तुगलक वंश है वो शुरू हो जाता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि मालदेव सोनगरा को पहले दिल्ली से जो भी सपोर्ट मिलता था, जो भी उनको सहायता मिलती थी, वो बंद हो जाती है एक तरीके से। तो मालदेव सोनगरा और उसके समय में 1320 के बाद में यहाँ पर होता है बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा जो है वो एक तरीके से कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमने रावल रतन सिंह के बारे में जो भी पढ़ा, पद्मिनी उनकी रानी थी, ये सारी बातें हमें कहाँ पता चलती है कि पहला साका हुआ था। ये कुछ पुस्तक हैं, कुछ बुक्स हैं, उनके नाम हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे पहली बुक है, अमीर खुसरो ने बुक लिखी थी और इस बुक का नाम है खजाइन उल फतह। इसका दूसरा नाम है तारीख ए अलाई। सेम इसी तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 एडी में, 1303 में साका होता है और 1540 में ये बुक लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, जो शेरशाह सूरी के समकालीन थे और यूपी में जो जौनपुर जगह है वहां से आते थे। वो एक कवि थे और उन्होंने पद्मावत नामक की किताब लिखी थी और अवधी भाषा में लिखी थी। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखनी है कि रावल साका का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। अब यहाँ पर रावल साका का कोई राजा नहीं बचता है। रावल रतन सिंह का जो छोटा भाई है कुंभकर्ण, वो नेपाल की तरफ चला जाता है और वहां पर शाह जो वंश है उसको शुरुआत कर देता है। 2007 तक ये शाह वंश वहां पर रूल करता है। 2007 के बाद में नेपाल में डेमोक्रेसी आती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया, जिनका टाइम पीरियड है 1326 से 1364 तक, शायद 1364 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, पहले हमने देखा राजा रावल, बाद में हम राजा देख रहे हैं राणा। कारण क्या है? दोनों की दोनों जो हैं वो गुहिल वंश से ही बिलोंग करते हैं, गुहिल वंश से ही संबंध रखते हैं। फिर दोनों में अंतर क्यों? इस अंतर को आप ऐसे समझो। गुहिल वंश की शुरुआत हुई, गुहिल राजा होता है, बप्पा रावल होता है, अल्लट होता है, जैत्र सिंह होता है। सेम उसी तरीके से आगे आगे जब राजा बनते जाते हैं तो एक रणसिंह राजा आता है। रणसिंह ये डिसाइड करता है, रणसिंह के 2 बेटे होते हैं, तो वो बोलता है कि जो बड़ा बेटा है छेम सिंह उसको तो चित्तौड़ दिया जाएगा और जो छोटा बेटा है राहप उसको गाँव दिए जाएंगे। अब जो राहप है उसने सिसोदा ग्राम बसा लिया और इसीलिए ये जो लोग हैं, जो राहप के वंशज जो आगे होते हैं, वो आगे जाकर के क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। और जो राहप है उसने राणा शाखा और शाह वंश की शुरुआत की। अब जो छेम सिंह है उसकी शाखा में ही, उसके वंश में ही आगे जाकर के रावल रतन सिंह राजा होता है और 1302 से 1303 ईस्वी तक ये राज्य करता है। इसका जो छोटा भाई हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कुंभकर्ण, चला जाता है नेपाल की तरफ और वहां पर शाह वंश की शुरुआत कर देता है। अब राहप की वंशावली में जब रावल रतन सिंह चित्तौड़ में राजा होता है, तब सिसोदिया में, सिसोदा गांव में राजा होता है लक्ष्मण सिंह और उसके 7 बेटे। रावल रतन सिंह के ऊपर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो वो बोलता है कि आप मेरे भाई बंधु हो, आप मेरी क्यों सहायता दीजिए। तो लक्ष्मण सिंह अपने बेटों के साथ में आकर के अलाउद्दीन खिलजी को जब आक्रमण होता है तो यहाँ पर सहायता देता है। उसमें लक्ष्मण सिंह और उसके बेटे मारे जाते हैं। उसका जो छोटा बेटा है वो बच जाता है, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो होता है अरी सिंह, उसका बेटा होता है हम्मीर। अरी सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, लेकिन जो छोटा बेटा है वो अरी सिंह के बेटे को ही राजा बना देता है। वो बोलता है कि मेरे बड़े बेटे का भाई जिंदा है तो हम्मीर ही यहाँ का राजा बनेगा, सिसोदा गांव का। इस बात से नाराज हो जाता है अजय सिंह का बेटा सज्जन सिंह और वो महाराष्ट्र चला जाता है। और महाराष्ट्र में आने वाले टाइम में जब शिवाजी राजा बनता है ना, वो तो एक तरीके से जो शिवाजी जो है वो गुहिल वंश का ही वंशज है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम्मीर सिसोदा गांव का राजा बन जाता है। अब हम्मीर को पता चलता है कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो एक ही थे, मतलब चित्तौड़ के जो लोग हैं और हम जो लोग हैं वो एक ही हैं। वो देखता है कि चित्तौड़ में इस समय है बनवीर सोनगरा और हमने देखा कि 1320 में खत्म हो गया खिलजी वंश। तो दिल्ली से यहाँ पर जो सहायता मिलती थी चित्तौड़ को वो खत्म हो गई तो ये लोग कमजोर हो गए। इस बात का फायदा उठा लिया हम्मीर ने और हम्मीर ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके चित्तौड़ को अपने अंडर कर लिया। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि हम्मीर जो है वो राणा डायनेस्टी से, राणा वंश से आता था, सिसोदिया वंश से आता था। इसीलिए आगे जाकर के अब यहाँ पर रावल शाखा ना लग के राणा शाखा लगेगी। राणा जो टाइटल है उसको राजा अपने नाम के साथ में लगाएंगे। तो ये जो अंतर है वो आपके क्लियर हो गया होगा।
अब हम आगे देखते हैं कि देखो, जब हम्मीर जो है वो चित्तौड़ को अपने अंडर कर लेता है, उसके बाद में और कुछ क्या क्या काम उन्होंने यहाँ पर किए। एक युद्ध और लड़ता है राणा हम्मीर। राणा हम्मीर सिंगोली का युद्ध लड़ता है, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ में ये युद्ध लड़ता है, और सिंगोली जो जगह है वो बांसवाड़ा में पड़ती है। हम्मीर ने यहाँ पर चित्तौड़ में कुछ निर्माण भी करवाए। सबसे पहले उन्होंने बड़बड़ी माता का निर्माण करवाया, बड़बड़ी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो बड़बड़ी माता है इसको अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानते हैं, और ये गुहिल वंश की इष्ट देवी है। और इनकी कुल देवी कौन है? बाण माता। दोनों में अंतर क्या होता है? गुहिल वंश के लोग, हमने शुरुआत में देखा कि गुहिल वंश की 24 शाखाएं हैं। उन सभी 24 शाखाओं की जो कुल देवी होती है वो एक होएगी, और जो कुल देवी है वो होएगी बाण माता। मतलब चाहे गुहिल वंश के लोग नेपाल में रहें, चाहे महाराष्ट्र में रहें, उनकी जो कुल देवी है वो सेम रहेगी, और कुल देवी है बाण माता। लेकिन जैसे चित्तौड़ में जो गुहिल वंश के लोग हैं उनकी वहाँ पर स्थानीय कोई देवी देवता को पूजते हैं और वो उनकी इष्ट देवी देवता बन जाते हैं। तो इस तरीके से चित्तौड़ की इष्ट देवी बन जाती है बड़बड़ी माता, जिसको अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानते हैं। राणा हम्मीर की कुछ उपाधियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। एक तो उनको मेवाड़ का उद्धारक के नाम से जानते हैं। देखो, मेवाड़ को 1303 से और 1326 तक अन्य लोगों ने यहाँ पर रूल किया मेवाड़ के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर। दोबारा से मेवाड़ को अपने अंडर करने वाले राणा हम्मीर ही थे, इसलिए उनको मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने उनको प्रबल हिंदू उपाधि दी है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राणा कुंभा जो होते हैं उनके द्वारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखवाई जाएगी, आगे हम देखेंगे। और उसमें राणा हम्मीर के लिए विषम घाटी पंचानन वर्ड यूज किया गया है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि विषम घाटी पंचानन का वर्णन कहाँ पर किया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किया गया है।